बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वीकेंड अच्छे से आप लोगों ने गुजारा होगा। मौसम खासा बेहतर होता चला जा रहा है, लेकिन इस मौसम में जो एक चीज़ मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ वो ये है जी, स्मॉग जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और कुछ इलाकों में तो एक्चुअली आपको लग रहा था कि जी धुंध का सा समा है। तो स्मॉग के असरात जो हैं इनसे महफूज रहने के लिए आप लोग थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। हम भी क्या क्या परेशानियों में घिरे हुए हैं जी। हर रोज़ डेंगू भी है, कोरोना से भी आपने बचना है, अब स्मॉग के असरात से भी आपने बचना है। नहीं बच सकते तो आप बढ़ती हुई महंगाई से किसी सूरत नहीं बच सकते हैं। बाकी चीज़ों की एहतियात है, लेकिन महंगाई की फ़िलहाल हमें कोई एहतियात हम अपने एंड से क्या करें ये समझ नहीं आ रहा। खैर, ये तो ज़िंदगी है, सब चीज़ें साथ साथ चलनी है। हम लोगों को किस तरह से गुजारनी है, चीज़ें किस तरह से मैनेज करनी है, ये अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। कहाँ कहाँ इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करे। खैर, सुबह सुबह जी हम कुछ ना उम्मीदी की बातें नहीं करेंगे, अच्छी सी उम्मीद भी आपको दिलवाएंगे। कुछ आपके साथ प्रोग्राम में अच्छी चीज़ें भी ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। मैं वादा नहीं कर रही, कह रही हूँ जी कोशिश करेंगे। खबरें भी आज की डिस्कस होंगी, सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले चलते हैं मौसम की सूरत हाल की तरफ। जैसा कि मैंने कहा, सुबह मौसम खुशगवार था। कल भी सारा दिन हमने देखा धूप कम थी, बादल आ जा रहे थे। और जी इस्लामाबाद में जिस तरह से हमने कल देखा थंडरस्टॉर्म था, मौसम बहुत खुशगवार। बल्कि लोग तो ये कह रहे थे सोशल मीडिया पर, जैसे कि हमने सुना कि बहुत ज़्यादा तेज़ बादल गरजे भी और बरसे भी। उसके बाद कुछ असरात हम देखते हैं शहर लाहौर में भी मौसम की खुशगवारी के नज़र आना शुरू हो गए। तो बारिश के किस कदर इम्कानात हैं, स्मॉग की क्या सिचुएशन है, मायदा की तरफ चलेंगे, बाहर मौजूद हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल अना, बात करें लाहौर के मौसम की तो शहर का मौसम जो है खासा खुशगवार हो गया है। ठंडी हवाएं चल रही हैं, 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो हवाएं चल रही हैं उस हवाओं को जो है शहरी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। मुझे खुद भी बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसके साथ ही जो है वो आज बारिश के इम्कानात भी बताए जा रहे हैं। मज़ीद सर्दी में इजाफा होगा बारिशें जब होंगी, लेकिन उसके साथ जो है अनहेल्दी एयर क्वालिटी इंडेक्स 231 रिकॉर्ड किया गया है, जो शहरियों के लिए थोड़ा ख़तरनाक है। जब आप लोग घरों से बाहर निकलें तो यही इनको हदायत दी जाती है शहरियों को कि जब आप घरों से बाहर निकलते हैं तो प्लीज़ अपने फेस को कवर करके निकलें, ताकि ये जो फ़िज़ाई आलूदगी से फैलने वाली बीमारियां हैं इनसे बचा जा सके। महकमे मौसमियात की जानिब से जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत आज रिकॉर्ड की गई है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम जो रिकॉर्ड की गई है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके साथ हवा में नमी की तनासुब की अगर बात करें तो 80% वो भी रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही 10% बारिश के इम्कानात भी बताए जा रहे हैं। 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो हवाएं चल रही हैं, शहरी उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। उम्मीद है जब बारिश होने की वजह से मौसम और खुशगवार होगा तो शहरी इस मौसम को और इंजॉय करते हुए नजर आएंगे। क्यों नहीं शहरी इंजॉय करेंगे। शहरी तो वैसे ही, ख़ास तौर पे हम लाहौरियों की बात करते हैं, लाहौर का चैनल है, लाहौरिये तो खुशगवार मौसम के इंतज़ार में होते हैं कि मौसम कुछ स्पेशल हो तो वो कुछ स्पेशल प्लान करें। खैर, जिस तरह से मैंने आगाज़ किया कि स्पेशल प्लान करने के लिए तो सभी लोग तैयार होते हैं, लेकिन कभी कभी आपकी जेब भी इजाज़त नहीं देती है। मायदा, थैंक यू सो मच। मौसम इस वक्त बाहर खुशगवार था जी, हवाएं चल रही हैं और वो जो एक शदीद गर्मी वाली लहर थी वो तो कम अज़ कम शहर लाहौर से ख़त्म हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ। पहली खबर है जी एक्सपो सेंटर से, जहाँ पर एक्सपो फील्ड हॉस्पिटल में नाकिस इंतजामात हैं। महकमा सेहत के दावे सिर्फ दावे ही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में एक बार फिर से इजाफा। बोर्ड की चेकिंग का तरीक़ेकार गलत कैसे हो गया। और तामीराती मंसूबा निहायत सुस्त रवी का शिकार।
ये हैं आज की टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। शाहिद सिप्रा साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर है जी, महकमा सेहत ने दावे किए। खुद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हमारे शो में आई टेलीफोन लाइन के थ्रू और उन्होंने कहा जी हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हम डेंगू को कंट्रोल करें, कोशिश कर भी रहे हैं। फील्ड हॉस्पिटल को ऑपरेशनल कर दिया गया है। ऑल्दो जाहिद साहब ने कहा कि वहाँ पर डॉक्टर्स लेकर आना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अब फील्ड हॉस्पिटल में जो इंतजामात नाकिस कहा जा रहा है, अगर इंतजामात ही नहीं होंगे तो कौन से पेशेंट्स वहाँ पर जाएंगे। अलबत्ता हम ज़रूर रिक्वेस्ट भी ये करेंगे और आयशा हम कल प्लान भी ये करेंगे कि हम वहाँ के लाइव मनाजिर भी अपने नाजरीन को दिखाएं, लेकिन क्यों लोगों को पागल बनाया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आप बात कर रहे हैं इससे तो लग रहा है कि अवाम जो है वो दोहरी अजियत में मुब्तला है। एक तरफ डेंगू जो है उसके केसेस में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ जहाँ पर उनका इलाज मुआवजा होना है वहाँ पर जो फील्ड हॉस्पिटल बनाए गए हैं इंतजामात नहीं किए गए। मुझे बताएं कि हुकूमत सबसे पहले तो डेंगू वायरस का जो तो वहाँ कह रहे हैं एक बेड पे दो लोग हैं। फिर वही बात कर रहा हूँ ना, आप उसको रोक ही नहीं पाए कि इसके जो केसेस में इजाफा हो रहा है या इसको किस तरह रोकना है। कि माह सितंबर में ज़्यादातर इसका आगाज़ होता है, अगस्त का एंड होता है और माह सितंबर और अक्टूबर जो है उस पर कहा जाता है कि डेंगू वायरस और इसका जो लार्वा है उसकी अफजाइश होती है और उसकी वजह से फैलने के खदशात होते हैं। और माजी में इसकी मिसालें भी हैं और माजी में हम इसका प्रैक्टिकल कर भी चुके हैं। और आज से कुछ 8-9 साल पहले जब ये आया था उस वक्त भी क्या हालात थे आपके सामने थे। मुझे बताएं कि हुकूमत ने किस तरह संजीदगी का मुजाहिरा किया कि आए लोग जो हैं हॉस्पिटल्स भर गए, आपके हर बेड पर 2-2 पेशेंट हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट के हवाले से मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि उनके टेस्ट करवाने के लिए आपने कोई अभी तक सहूलत कोई अनाउंस नहीं की। अच्छा, कि किस रेट पर आपको टेस्ट। सेहत को भी ये लग रहा है कि डेंगू को इतना अब खतरनाक नहीं है। देखिए 3 अमवात होगी एक रोज में। अगर यही कोरोना वबा की वजह से अमवात होती हैं, उसकी शरह में इजाफा होता है, तो आप पूरी दुनिया के साथ मिलकर उस पर तो बड़ा ववेला भी किया जाता है, बड़े इकदाम करने की कोशिश भी की जाती है और कहा जाता है कि हम इकदाम कर रहे हैं। लेकिन डेंगू पर भी अमवात हो रही हैं, उसी तरह इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। उस पर हुकूमत जो है उनकी खामोशी जो है वो माने खेज है, वो बिल्कुल खामोश है, कोई इकदाम नहीं कर रही। मुझे बताएं कि आप कह रही हैं कि सूबाई वज़ीर साहिबा उनकी जानिब से कहा गया कि हमने हॉस्पिटल्स बना दिए हैं, कि आपके फील्ड हॉस्पिटल वो भी भर गए, आपके बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं शहर के बड़े वहाँ पर भी जगह नहीं है। तो अगर इसी तरह केसेस में इजाफा होता रहा तो मुझे बताएं कि वो पेशेंट्स कहाँ पे जाएंगे। वही एक कोरोना की वबा की सूरत हाल जिस तरह वो भी साथ चल रही है, ये भी चलेगी। अच्छा, फिर ये नहीं है आपने कोरोना वाले जो शरह है वो डाउन हुई, वही हॉस्पिटल आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए डेंगू के लिए। अगर खुदा ना खास्ता साहब, अगर आपको याद हो तो डेंगू वार्ड्स को ही कोरोना में तब्दील किया हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह हुआ था और अब उनको दोबारा से डेंगू में तब्दील कर दिया गया। अब वहां से इत्तलात क्या मिल रही हैं आपको? मेयो से, सर्विसेज से, जर्नल में तो हमने उस दिन दिखाया सैटरडे को कि किस तरह से लोग अपनी चारपाइयां लेके खुद आ रहे हैं और ड्रिप्स वहां पर लगा रहे हैं। तो जी एक बेड पे 2-2 मरीज हैं, उस पर आपने कहा फील्ड हॉस्पिटल को ऑपरेशनल कर देंगे। फील्ड हॉस्पिटल में अब जो लोग जा रहे हैं वो कह रहे हैं ना तो ताउन कर रहा है वहां का अमला, डॉक्टर्स चेक करने के लिए नहीं आ रहे हैं और टेस्ट भी नहीं किए जा रहे। तो ये सब कुछ सुन के कौन जाएगा फील्ड हॉस्पिटल? मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं उसी तरफ टेस्ट की मैं जिक्र कर रहा था। बेसिकली बुनियादी क्या है कि आपको कोई मर्ज है, कोई वबा है, उसका टेस्ट होना जरूरी है। अगर किसी को बुखार हुआ या उनकी जो अलामात हैं कि तेज़ बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है, आपको मतली का जो प्रॉब्लम है वो होता है, तो उसके बाद आपने टेस्ट करवाना है। ये चीज़ें होना। अच्छा, हुकूमत तो ये कह देती है कि जिनको सिम्टम्स होंगे या अलामात होंगे हम उनका टेस्ट करेंगे और उसके बाद इलाज मुआवजा होगा। भाई आप इस तरह करें माजी की तरह, जब साबिक दौरे हुकूमत में भी ऐसा हुआ कि आप प्राइवेट जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनको भी साथ मिलाया, गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्रीज़ उनको एक्टिव किया और अवामुन्नास को एक रेट दे दिया कि आप 60 रुपये या 80 रुपये जाकर आप अपना CBC टेस्ट जो है वो करवा सकते हैं और उसके ज़रिए ही आपको मालूम हो सकेगा कि आपके प्लेटलेट्स की इस वक्त शरह क्या है। अगर प्लेटलेट्स डाउन हो रहे हैं तो इसका मतलब है बुखार भी है, तो साथ इसका मतलब है आप डेंगू में मुब्तला हैं। तो मेरे ख्याल में हॉस्पिटल्स की तरफ लोग जो राग़िब हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स की तरफ जो जा रहे हैं और जिस तरह बेड्स आप कह रही हैं कि ख़त्म होती जा रही हैं, चारपाइयाँ लोग लेकर आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में टेस्ट कैपेसिटी हम बढ़ा देंगे तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि आपको अगर मौसमी बुखार है या कोई और मामला है, मौसमी बुखार में देखें ना वेदर चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट, हाँ वेदर चेंज हो रहा है उसका इफेक्ट आना ही आना है। लेकिन टेस्ट सस्ता आप कर दें और तमाम लेबॉर्ट्रीज पर अनाउंस कर दें कि अगर कोई शहरी अपना टेस्ट करवाना चाह रहा है वो 80 रुपये में तो उस वक्त होता था, चलें आप 100-120 रुपये कोई भी सजेस्ट कर दें, कोई एक रेट मुख्तस कर दें इजी जो आम शहरी जाकर अपना टेस्ट करवा सके, तो मेरे ख्याल में हालात बहुत सारे तब्दील हो जाएंगे।
तो यहाँ क्या है कि टेस्ट की सलाहियत नहीं है, टेस्ट करवाने के लिए लोग जाते नहीं है। अल्टीमेटली जब टेस्ट नहीं होगा तो लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे, क्योंकि महंगाई इस कदर है कि लोगों को उनका खाना पकाना और उनका आम जो गुजर बसर है वो बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। इलाज मुआवजा तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, इसलिए वो कहते हैं, गालिबन सैटरडे को ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, मौजूदा डेंगू की सूरत हाल भी बताई, और उन्होंने ये भी बताया कि जो दवा अवेलेबल थी वो अस्पतालों में नहीं पहुंचाई गई। तो डेंगू के मरीज, अब उन्होंने आगे कहा कि जी डेथ भी रिपोर्ट होना शुरू हो जाएंगी और आपको मेडिसिन भी नहीं मिल रही, ये हुकूमत की नाकामी है। देखें, फिर अगर मेडिसिन भी मौजूद नहीं और आपके पास टेस्ट की सलाहियत भी नहीं, तो फिर भी हुकूमत दावा करे कि हम लोग डेंगू की रोकथाम के लिए इकदाम कर रहे हैं या इस वायरस पर काबू पाने के लिए या लोग जो इसमें मुब्तला हैं उनको ट्रीटमेंट देने के लिए हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, तो फिर मेरे ख्याल में महज ये दावा हो सकता है, अखबारी स्टेटमेंट हो सकती है, अखबारों की शायद सुर्खियाँ तो हो सकती हैं, लेकिन अमली तौर पर यह कहीं नज़र नहीं आ रहा। और जो लग भी रहा है कि चारपाइयाँ लेकर अगर हॉस्पिटल्स में लोग पहुँच जाएँ तो इससे बड़ा आपके लिए क्या होगा कि मैं कहता हूं कि अब तो हुकूमत को थोड़ा जाग लेना चाहिए, जो कि नहीं होना, ऐसा नहीं होना। एजुकेशन होती है और उसके साथ आपकी सेहत होती है कि आपका हेल्थ डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है। और वबा की सूरत में अगर हेल्थ डिपार्टमेंट आपके साथ नहीं खड़ा और एक तरफ, जिस तरह मैंने पहले थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि आम जो लोग हैं, आम लोगों का घर का गुजर बसर मुश्किल होता जा रहा है, तो उसके बाद अगर हेल्थ की आपके पास भी सहूलत मौजूद नहीं और सस्ती सहूलत जो कि लोग अवेल करना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल जाएं और उनका सस्ता टेस्ट हो जाए और वहाँ पर इलाज मुआवजा हो जाए, अगर वो भी नहीं हुकूमत कर सकती तो फिर मेरे ख्याल में उनको यहाँ से चले जाना चाहिए। अब वो हुकूमत का कोई काम नहीं है। अगर अवाम ने अपने ही बल बोते पर सारा कुछ करना है या प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाना है तो फिर मेरे ख्याल में। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। हम क्योंकि बार बार मिसाल देते हैं कि जी माजी में हुकूमत ने डेंगू को बहुत ज़बरदस्त अंदाज में कंट्रोल किया और अब ये है कि लोग टेस्ट भी पूछ रहे हैं कैसे कराना है, मेडिसिन भी नहीं डेंगू की अवेलेबल है अस्पतालों में। तो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से हम मौजूदा सूरत हाल पर उनका कमेंट जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, क्या हाल है आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सैटरडे को गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, खासा डिटेल में बताया कि अस्पताल में मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं है, टेस्ट सहूलियात भी। तो मुझे ये बताइएगा ये क्यों आवाम के साथ इतना मुश्किल, ऑलरेडी महंगाई की सूरत हाल आप लोगों के सामने है। खैर उस पर भी मैं आपका एक कॉमेंट चाहूँगी, अपोजिशन का उस तरह से रोल सामने नहीं आ रहा, ये डेंगू कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा हुकूमत से? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके सामने है कि सबसे ये हुकूमत आई है किसी एक शोबे में कोई खैर की खबर जो है और लुक है, मैंने तो इस मई 2021 ट्वीट किया था जिसको आपके चैनल ने भी दिखाया। ट्वीट में मैंने 5 माह पहले इनको खबरदार किया था कि आपने नाक सर्विलेंस की है और जो है उसकी स्पाइक मुझे नजर आ रही है। तो अगर उस ट्वीट के बाद प्रैक्टिकल काम कर ली जाता आज और के शहरी और पंजाब के शहरी शरीयत में मुबतला ना होते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस हुकूमत का जो हाल है कि ये ना कोई काम करते हैं ना दूसरा मानते, तो इन्होंने को इनको मॉनसून स्थापना था, मॉनसून के बाद इसको केस करना था, सर्विलेंस नाम की कोई चीज इन्होंने की ही नहीं। ये डेंगू का जो फिनोमेना है ये मच्छर पैदा होने से पहले जब एग्स और लार्वा होते हैं उससे पहले इसको तर्क करना लाजमी है। अगर आप उसको तर्क में न देखें तो पॉपुलेशन तो फिर आप उसका कंट्रोल नहीं होता। अब टेक्निकली चाइल्ड पॉपुलेशन जो है वो बन चुकी है और इनका पालन ये है कि इन्होंने जो लोकल मेडिसिन परचेज की है, हम तो खरीदते थे इन्होंने लोकल मेडिसिन परचेज की है और वो भी बल्क क्वांटिटी में परचेज की है सूरत में। अब जब ये एक ड्राम खोल लेते हैं तो नहीं करते में के बाद जब उसको यूटिलाइज करते हैं तो मच्छर पर होता। तो इस वक्त ये हुकूमत हर मास में नाकाम है। अगर आप इलाज मुआवजे करें तो जो डेंगू की फीवर की जो बेसिक मेडिसिन है वो उनके पास मौजूद नहीं अस्पतालों में, और मेगा किट्स जो है उनका इंतजाम नहीं किया गया था। तो मुझे समझ नहीं आती है आवाम को अलग
पे छोड़ दिया गया है। और ठीक है ख्वाजा साहब, कुछ डिस्टॉर्शन से बाइस आपकी आवाज ठीक तरह से नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपने ये वाजे कर दिया कि अस्पतालों में ना तो किट्स हैं और ना तो। सिप्रा साहब, एक आपका कमेंट चाहिए, ये हालात हैं अस्पतालों में और हम लोग अगर ये चीजें मेंशन करें तो हमें कहा जाता है जी नहीं आप गलत कह रही हैं, अस्पतालों में सब कुछ ठीक है। देखें, जिस तरह ख्वाजा साहब बता रहे हैं, अगर यही सूरत हाल है कि आपने नाकिस मेडिसिन खरीदी, सब स्टैंडर्ड जो मेडिसिन खरीदी और उसके बाद उसका इस्तेमाल भी उस तरीके से नहीं किया, और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि लार्वा और एग्स जब उसकी अफजाइश हो रही होती है, आज से 2-3 महीने पहले सबको पता है कि कब मानसून सीजन में ही इसकी पानी कहीं जमा, हाँ अब तो गुजर गया ना, अब ठीक है, अब तो मच्छर आ गया, अब तो उसने अपने वक्त पे जाना है, जब वेदर चेंज होगा, वेदर चेंज के बाद जब वो उसकी उम्र खत्म होगी तो वो जाएगा। तो मैंने लास्ट टाइम भी यही कहा था कि अब उसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं होगा, अब तो अल्लाह ताला की तरफ से ही है कि वो सेहत दे या वो किसी को बचाए या जो भी मामला है, लेकिन हुकूमत में इसमें कुछ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, हमने जाना एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद हम अगली खबर अपनी डिस्कस करेंगे। महंगाई के असरात जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं और आएंगे भी, और इसी तरह से आते चले जाएंगे, क्योंकि अब प्रेडिक्शन ये की जा रही है कि पेट्रोल महंगा हुआ है, हर चीज़ महंगी हुई है, घी ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो ये अब महंगाई का तूफान किस तरह से थमने वाला है। आप परेशान ना हों, वैसे अभी शहर में बादलों का भी बसेरा, मैं भी रेड टिकर पड़ी थी और मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया, तो चलें थोड़ा सा मूड आपका खुशगवार कर देते हैं। ये महंगाई वाली कहानी अभी ब्रेक के बाद आके स्टार्ट करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और हुआ ये जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। ऑल दो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जिस पे प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है और पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, कोई नई चीज़ नहीं है। तो मैं तो सिर्फ उनके बयानात सुनने के बाद यही कहूँगी कि जो लोग मुतासर हो रहे हैं, कम से कम उनसे आप पूछें कि उनके हालात क्या हैं। हर दूसरा बंदा आपको घर में किसी भी शादी की तकरीब में, किसी भी सेलिब्रेशन में या किसी खुशी गमी के टाइम पे एक चीज़ डिस्कस करते नज़र आ रहा है, पेट्रोल की कीमत में इजाफे से कितने रुपए में अब टैंकी जो है वो फिल कराई जाएगी, कितने किसी के अखराजात हो गए हैं, किस तरह से कोई मैनेज कर रहा है। मैंने तो हर दूसरे बंदे को सिर्फ और सिर्फ अपना बजट ही डिस्कस करते हुए, ये कुछ ही दिनों में 1-2 दिन जो अब गुजरे हैं, वीकेंड था, तो मैंने हर दूसरे बंदे को यही चीज़ें डिस्कस करते सुना। खैर, अब एक महंगाई की लहर जो है वो शुरू हो चुकी है। घी ऑयल की कीमतों में ऑलरेडी हमने साथ ही सैटरडे को आपको बताया था कि इजाफा हुआ, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, और अब जी ट्रांसपोर्टर्स क्यों ना किराए बढ़ाएं। ऑब्वियसली पेट्रोल महंगा होगा, उन्होंने महंगा पेट्रोल डलवाना है तो वो किराए बढ़ाएंगे, तो बोझ किस पे जाएगा? हर सूरत अवाम की जेब पे जाएगा। क्या कहेंगे सिप्रा साहब? देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है तो आपकी हर चीज़, अशिया ज़रूरिया ले लें, सब्ज़ी ले लें, फल ले लें, बाकी चीज़ें ले लें, जिसकी ट्रांसपोर्टेशन होनी होती है। मसला तो ये है कि अब हम ये चीज़ें नहीं खरीद सकते, नहीं, कुछ भी नहीं ले सकते। ये इशू है। देखें, खरीदनी है वो, देखें ना सोशल मीडिया पे चल रहा है। फवाद चौधरी साहब तो चलें उसको प्रोपेगेंडा कह रहे हैं जो कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हर बंदा इस बात का स्टेटस लगा रहा है पेट्रोल की कीमत में किस कदर इजाफा हुआ, लोग किस तरह उसमें डलवा सकेंगे। बात यह, कुछ लोग तो और भी उस पर आपके फ़नी भी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन बात यह है कि आप तनकीद का निशाना तो बन रहे हैं ना, आपको तनकीद का निशाना तो बनाया जा रहा है, लोगों का बजट तो मुतासिर हो रहा है, लोगों को मसाइल जो हैं उसमें तो वो मुब्तला हो रहे हैं। मिनिस्टर साहब के क्लिप्स निकाल के हमने उनके तो जो ट्वीट्स काम भी 2012 के 2011 के उस वक्त टीवी चैनल्स तो इस पे काम करेंगे, लोगों ने वो क्लिप्स संभाल कर रखे, लोग अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर। लेकिन जब लोगों को आप सुहाने ख्वाब दिखाकर आए और उसके बाद कहा कि हम लोग, और फिर साथ में कहा कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़े या कुछ बढ़े तो उसमें आपका वजीर आजम चोर हुआ करता है, तो ये चीजें आपके वही जो आपने की वही आज आपके सामने आ रही हैं। लेकिन हमें इससे भी नहीं है, हम तो सियासत में जाते ही नहीं है, हमें तो यह है कि हमारी उजरत क्या है और हमें अशिया ज़रूरिया या हमारे जो घर की चीज़ें हैं वो हमें किस कदर आसानी से मिल रही हैं, और जो बजट है उसमें हम कहाँ तक ठहरे हुए हैं। आपने ठीक बात की कि आपके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो यहाँ से लाहौर से बाकी इजला में जिन लोगों ने ट्रैवल करना होता है, उसकी कीमतों में इजाफा हुआ, 100 रुपये भी हुआ, बाज में 150 किया, बाज ने 200 रुपये तक भी इजाफा कर दिया। उसकी क्या वजह है? जिसको हम कहते हैं वो तो फिर मनमानी। नहीं, मेरी बात सुने, मनमानी नहीं है, आपने डीजल की कीमत बढ़ाई है ना। जब डीजल की कीमत बढ़ेगी तो आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो डीजल पर चल रही है, डीजल की कीमत बढ़ेगी तो आपके किराए बढ़ेंगे, उसके साथ आपके डीजल की कीमत बढ़ेगी तो आपकी गुड्स जो ट्रांसपोर्ट है
जिसके जरिए आपकी रोजाना की बुनियाद पर दूध की सप्लाई आ रही है, आपकी सब्जियां यहाँ पर लाहौर में सप्लाई आ रही है, खाने पीने की सारी चीज जिसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है उस पर भी इफेक्ट आएगा। मुझे बताएं कि ये पेट्रोलियम मसनूआत सिर्फ ये नहीं है कि आपने बाइक में या गाड़ी में डलवा लेना और उसके बाद खत्म हो गया, इसके बड़े दूर तक असरात जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात है कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकलते हैं, अर्बन पे आ जाते हैं कि शहर में जो ट्रांसपोर्टेशन आपकी है, आपका रिक्शा है, चिंची की सवारी है जो आम शहरी जो है उस पर सफ़र करते हैं, और हाई एसिस जो हैं बहुत कम तादाद में अब तो रह गई हैं। मुझे बताएं कि अब इनके किराए में भी इजाफा हो जाएगा। रिक्शा की हम बात कर रहे थे कि 195 रुपये या 190 रुपये फी किलो के हिसाब से LPG उसको मिल रही है। पेट्रोल आप उठाकर 137-38 रुपये पर ले गए, वो इसी तरह लेगा। तो आपका क्या ख्याल है कि जो पहले 100 रुपया किराया किसी भी मुसाफत का था, अब वो भी 100 लेगा? अब वो नहीं लेगा, अब 150 या 200 के दरमियान में वो चला जाएगा। तो यही असरात अल्टीमेटली किस पर आएंगे? आम जो सारिफ है, जिसने रोज़ाना घर से निकलना है, उसकी जेब पर बोझ पड़ेगा, और जब बोझ पड़ेगा उसका बजट मुतासिर होगा। और लोग इसी तरह इस हुकूमत से शिकवे तो करते हैं, लेकिन आगे से जो जवाब आते हैं वो बड़े ही मजाका खेज होते हैं कि वो उन्होंने कभी सुनी नहीं कि आवाम की जो मसाइल हैं, आवाम की जो मुश्किलात हैं, इसमें क्या हो रहा है। वो हमेशा उसको सियासत की नज़र कर देते हैं कि सियासत में ये हुआ, माजी की हुकूमतें हमें जो है पाकिस्तान डुबो कर गई, माजी की हुकूमत जो है वो चोरी करके चली गई, तो हमें पाकिस्तान ऐसा मिला कि हम नहीं कर सकते। मुझे बताएं, आपने 2 रुपये तक तो बिजली की कीमत ख़त्म की है। ये आज से 7-8 महीने पहले की हमने तैयारी शुरू की कि सब्सिडी जो है ख़त्म करनी है। अच्छा, फिर आप बड़े मुझे मिनिस्टर साहब की आ रही है कि 200 यूनिट तक इसका इतलाक नहीं होगा। भी कहते हैं जी सब्सिडी देके मुल्क नहीं चलाया जा सकता, हर चीज पे सब्सिडी दे दें। तो फिर मिसालें पूरी दुनिया की क्यों देते हैं? सही कह रहे हैं, पूरी दुनिया में तो हर चीज पर सब्सिडी मिलती है। पूरी दुनिया की करेंसी की मिसालें दे रहे हैं। हमारी करेंसी कहाँ पर फॉल कर रही है? हर रोज डॉलर महंगा होता चला जा रहा है और रुपए की कीमत कहाँ जाती जा रही है। तो फिर आप किस तरह कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत ये? अपने आप हमें दुनिया को नहीं देखना, हमें अपने आप को देखना है। हम दुनिया के साथ अपना कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, वो हम लोगों से बहुत आगे। इवन के हमारे जो पड़ोसी हमसाये ममालिक हैं वो हम लोगों से बहुत आगे, उनकी करेंसी का जो मामला है वो भी हम लोगों से आगे है। बात यह है कि यहाँ जिन लोगों को आपने कंटेनर पर खड़े होकर इस बात पर आमादा किया कि इमरान खान को वोट दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दें, और ये बिजली के बिल जलाकर दिखाए, और साथ में कहा कि अगर ये कीमतें बढ़ती हैं तो उसकी वजह से ये ख़जाने की बजाय हुकूमतें जो हैं वो खा जाती हैं पैसा। लेकिन आज वही सूरत हाल आपके साथ हो रही है और उसको आप प्रोपेगेंडा करार दे दें, तो मेरे ख्याल में आवाम तो फिर क्या होगी? खामोश होगी। अच्छा देखें, बड़ा आसानी से है कि आप बड़े आसानी से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आप 200 रुपये फी लीटर भी कर दें, लेकिन हमने डलवाना 100 का ही है। भाई 100 का डलवाओगे तो आधा लीटर आएगा, वो उससे क्या होगा? बात यह है कि तनकीद करने का अपना अपना तरीकाकार है, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से आइंदा देखिएगा कुछ दिनों में, अभी तो आगाज़ हुआ है, 2-3 दिन गुजरे, आइंदा कुछ दिनों में देखिएगा कि 1 हफ्ते बाद 10 दिन के बाद इसके असरात आप पर इस तरह आएंगे कि आम जो शहरी है वो बुरी तरह मुतासिर होगा। उसका गुजर बसर उनके साथ तो मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि गैस की कीमतें बढ़ाएं, बिजली की कीमतें बढ़ाएं। भाई 1 महीना गुजरने का पता ही नहीं चलता। अच्छा, कीमतें आप बढ़ाते जाएं। सर अभी महीना गुजरता नहीं, 15 दिन में आपको ये बता दिया जाता है कि ये होने वाला है, तजवीज पेश कर दी गई है। 5-6 ज़हन बनाते हैं ना, आवाम का ज़हन बनाते हैं कि अचानक से नहीं होगा। मुझे बताएं, पेट्रोल आपने रात 12 बजे हमेशा अनाउंस होता है, सुबह 8 बजे क्यों किया? हाँ बिल्कुल, अगर आपने अनाउंसमेंट करनी थी, जब आपने बढ़ाना ही था, उसकी कीमत में इजाफा करना ही था, तो आप अनाउंस करते। आवाम अब रेडी है कि PTI वालों को खैर दी खबर नहीं आनी, तो इसका क्या मतलब है कि आप 8 घंटे 10 घंटे को नोटिफिकेशन रोक के उसके बाद जारी कर दें? कोई फायदा नहीं है। आवाम बुरी तरह पिस रही है, इसलिए हुकूमत की तरफ देखने के बावजूद भी अब उनको ये बात जहन नशीन हो गई है कि इस हुकूमत से हमें कोई फ़ायदा मुयस्सर आने वाला नहीं। बिल्कुल, और रहम करेगी तो अल्लाह ताला की ज़ात करेगी। इन लोगों के पास तो पता नहीं कौन कौन से जवाज़ मौजूद हैं, बयानात हम जितने मर्जी आप इनके माजी के दिखाते रहे, लेकिन अब आपको जवाज़ ऐसे पेश किए जाते हैं। बड़ी तो होना है ना, अपने सर से जिम्मेदारी भी तो उतारनी है कि जी हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है। तो ये मिसाल हर जगह आपको मिल जाएगी, पूरी दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है। खैर, अगली खबर की तरफ चलेंगे और हमने इंटरमीडिएट के नताइज के हवाले से बात करनी है, जिस पर तलबा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। क्यों एहतजाज कर रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अगली खबर हमारे पास है जी। कहा जा रहा है बोर्ड चेकिंग का तरीक़ेकार गलत है, तलबा सड़कों पर आ गए हैं। ऑल्दो कुछ तलबा खुश भी बहुत ज़्यादा हैं। अब जो फेल होने वाले थे, जिन्होंने तैयारी कुछ नहीं की थी, वो पास हो गए हैं, उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं है। लेकिन ये जो तलबा एहतजाज कर रहे हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? सिप्रा साहब बताइएगा।
देखिए अब दो किस्म की राय आ रही है। एक तो ये है कि आप 1100 में से 1100, 1198 और 1098, 1099 ये नंबर लेना और उस पर आपके सामने अगर सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है और लोग क्या कह रहे हैं, और उसके बाद ये अब दूसरा प्रोटेस्ट है, ये अब उसका दूसरा रुख है कि वो लोग जिनके मैट्रिक में अच्छे मार्क्स हैं और इंटरमीडिएट में उनके कम मार्क्स आए हैं, अब इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। मैं जिस तरह ब्रेक में आपसे शेयर भी कर रहा था कि मैं कल किसी जगह गया तो वहाँ बच्चा बता रहा था कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बड़े अच्छे मार्क्स थे, जो क्लास में बहुत लाइक थे, लेकिन उनके मार्क्स जो हैं वो इंतहाई कम आए हैं, मतलब वो 60 और 70% उनकी शरह जो है वो आई है। इससे क्या लग रहा है कि जो मार्किंग की गई है या पेपर की चेकिंग की गई है उसमें कहीं ना कोई प्रॉब्लम है। अब वालिदैन क्या शिकवा कर रहे हैं और उसके साथ तलबा जिनके नंबर कम आए हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे मैट्रिक में 90% थे और अब जो है वो हम 40% पे आ गए हैं या 50% पे आ गए हैं, तो उनका जायज़ मुतालबा है कि अगर इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि मैट्रिक में एक बच्चा जो है अगर उसके अच्छे मार्क्स हैं तो जो भी है, चाहे कोरोना वबा की वजह से कॉलेज स्कूल हर चीज़ बंद रही, लेकिन तैयारी तो की ना, पेपर्स तो हुए, उस पर आपको नताइज का ऐलान करना है। उनका जायज़ मुतालबा है कि रीचेकिंग में दिया जाए। ये माजी में होता है, माजी में भी होता है, अगर किसी स्टूडेंट को तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उसकी मार्किंग ठीक से नहीं हुई तो पेपर की या किसी उसकी रीचेकिंग की जाए, उसकी फ़ीस है वो रीचेकिंग की सूरत में अगर आपके मार्क्स बढ़ते हैं या आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपको मिल जाते हैं, नहीं तो अगर इससे कम हो तो वही स्टैंड करते हैं जो ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुकी होती है। तो मेरे ख्याल में अब हुकूमत और बिलखसूस महकमा तालीम को इस बात पर नज़रसानी करनी चाहिए और होनहार तलबा हैं जी, उनका मुतालिबा जायज़ है तो इस पर ज़रूर जो है कुछ ना कुछ उनका प्रॉब्लम निकाला जाना चाहिए। शायद सिर्फ साहब वक्त का मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन हम चलेंगे ब्रेक की तरफ, हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद ये आपकी मुलाकात कराएंगे आज के मेहमानों से और कुछ बात होने जा रही है बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली के। आया ये बल्दियाती नुमाइंदे अवाम के किसी काम आएंगे भी या नहीं, इस पर बात होगी, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि जी बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली के अहकाम जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए, उसके बाद बल्दियाती नुमाइंदे जब फाल हो जाएंगे तो किस तरह से परफॉर्म कर सकेंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बल्दियाती नुमाइंदों का असल में काम क्या होता है ये तो आप सभी लोग जानते भी हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस पर भी रोशनी डालें और बल्दियाती नुमाइंदे अगर बहाल हो जाते हैं, अपनी अपनी सीटों पे आ जाते हैं, तो आवाम को इसका फ़ायदा क्या होगा, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। और फिर हमने देखा जी फ़ंड्स की कमी की शिकायत रहती हैं और फिर जब ये चीज़ें जूं की तूं रहेंगी कि फ़ंड्स नहीं होंगे और आवाम के मसाइल जो कि बहुत ज़्यादा हैं तो वो हल किस तरह से होंगे, इन सब चीज़ों पे हम रोशनी डालेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, तारुफ में आपको साथ कराना चाहूँगी जी, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद साहब और हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं राव दिलशाद हुसैन साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेयर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आप? बस ठीक ठाक। मेयर साहब सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, बहुत 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 शुक्रिया। ये तो 25 मार्च वाली मुबारक। जी बिल्कुल ऐसे ही है। राव साहब आपका क्या हाल चल है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। जज़ाकल्लाह। मेयर साहब सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ कर लेती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए जिसके बाद बहाल होने आप जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इस फैसले को? और उससे पहले जो ये बहाली रुकी हुई थी, ऑब्वियसली वो भी हुकूमत की हटदर्मी की वजह थी, उस पर आप बार बार हमने देखा बाहर भी आए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदकिस्मती है जी हमारे मुल्क में, हमारी और हर पाकिस्तानी की, कि एपेक्स कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 25 मार्च को इस साल उन्होंने तकरीबन 7.5 महीने पहले मैं बहाल किया था। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो कि PTI की और जिसका सरबराह हैं, वो ये बहुत दावे करते हैं, और वो उर्दू का एक लफ्ज़ है ना, बुलंदोबाद दावे करते हैं कि जी मैं लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत करूँगा, स्ट्रॉन्ग करूँगा, ये करूँगा। वो इस बुरी तरीके से इन्होंने एक नया कानून निकाला 2019 का 3 उसके सेक्शन 3 के तहत हमें इन्होंने डिज़ोल्व कर दिया, इलेक्टेड लोगों को डिज़ोल्व कर दिया। हम कोर्ट्स में चले गए, 25 मार्च को हम बहाल हो गए। 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल किया और उसके बाद इन्होंने अभी तक ये नोटिफिकेशन नहीं किया कि वहाँ से सरकारी मुलाजमीन को हटाकर, जो कि आर्टिकल 140A की सरीहन खिलाफ वर्जी है, हम लोगों को चार्ज दिया जाए। पिछले 4 दिन पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी और चीफ जस्टिस साहब ने यहाँ तक कहा कि चीफ सेक्रेटरी को उसके गिरफ्तारी के वारंट निकालो। अब ये कितनी बड़ी शेम है मौजूदा हुकूमत के ऊपर। एक सीनियर मोस्ट सरकारी मुलाजम है जो कि हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बारे में एपेक्स कोर्ट जब ये रिमार्क्स देती है तो ये नाअहली होती है गवर्नमेंट की, मुतल्लिका सूबे की।
उसके बाद उन्होंने कहा जी पुराने को भी बुलाएं आप, नाम पूछा। उसके बाद मेयर लाहौर किधर है, मैं भी उठ के खड़ा हो गया। सेक्रेटरी बल्दियात को ये कहा गया कि मैं तुम्हें अरेस्ट ना करूं। तो मुझे ये उन्होंने फरमाया कि आपको जब मैंने कहा जी आपने कहा था पिछली तारीख पे कि आप सड़कों पे बैठे, ग्राउंड में बैठें और अपना काम करें। तो मैंने कहा जी हमारे पास तो ना सफाई वाला बंदा, ना सफाई वाली गाड़ी, ना कंप्यूटर ऑपरेटर, और दफ्तरों को ताले लगा दिए गए और आगे पुलिस खड़ी कर दी गई। तो उन्होंने कहा कि आपने उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई। तो मैंने कहा जी ये इल्म नहीं था। अब ये सारी बातें होने के बावजूद हमने एक पिटीशन की थी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाय द सबॉर्डिनेट कोर्ट, वो हाई कोर्ट में की थी, आर्टिकल 199 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। आप इमेजिन करें कि हमें ये उम्मीद थी कि एपेक्स कोर्ट में इतने सख्त प्रोसीडिंग्स के बाद ये आज हुकूमत पंजाब जो है ये यहीं पर ही नोटिफिकेशन ले आएगी कि जनाब हमने सारे ऑफिशियल इख्तियारात इनको दे दिए, मगर आज भी वो नोटिफिकेशन नहीं लेकर आए। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस हुकूमत की हटदर्मी, इनकी जो नेगेटिव थिंकिंग है और इनकी बातें और हैं और काम इनके जो बिल्कुल उसके उल्ट हैं। तो आई डोंट नो विच वे दे विल टेक द कंट्री। ये किस तरह इलेक्टेड लोगों के साथ ये बदनुमा दाग लगा रहे हैं ये अपने माथे पर। बिल्कुल जुडिशरी के अहकामात नहीं मानने और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही है कि जब एक कह दिया कि सेक्शन 3 ऑफ 2019 का जो बल्दियाती एक्ट है वो अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का है, तो देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। आप फिर सरकारी मुलाजमों के हाथों में 140 है जो कहता है कि इलेक्टेड लोगों को चलानी है लोकल गवर्नमेंट्स, आप फिर सरकारी मुलाजमीन के हाथों में देकर बैठे हुए। अब सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दे दिए, आप चार्ज संभालने के लिए तैयार हैं? जी, उन्होंने तो हमें कहा कि आप जाके दफ्तर में बैठे और मुझे नाम ला कर दें जो आप कोई काम नहीं करते। परसों मैं ऑफिस में गया हूँ, ना वहाँ वो CO था CCO, ना वहाँ जो PSO है ग्रेड 20 का वो था, ना वहाँ पर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन या वो जो क्लरिकल स्टाफ का अब यही सवाल पैदा होता है ना कि अगर आप अपने दफातर में चले भी जाते हैं, चार्ज संभाल भी लेते हैं, ना अमला होगा, ना फंड्स होंगे, ना सहूलियात होंगी, तो काम कैसे होगा? राव साहब, बल्दियाती नुमाइंदों का काम असल में क्या होता है? देखिए, जो आइन के आर्टिकल की 140A की बात कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर वो डिफ़ाइन करता है कि मुल्क में कैसे भी हालात हों लोकल गवर्नमेंट जो है वो ज़रूर रहेंगी और फौरी तौर पर जब भी इनकी मुद्दत ख़त्म हो और उसके 30 रोज़ के बाद आपने शेड्यूल अनाउंस करना है और नेक्स्ट इलेक्शन करवाना है। अच्छा, यहाँ पर तो सूरत हाल बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि जब भी डेमोक्रेसीज आई, आप बड़ी बात सुनती हैं कि डेमोक्रेसी जो हमारे कायदीन हैं, सियासी कायदीन, वो डेमोक्रेसी के बड़े चैम्पियंस बनते हैं। लेकिन अगर आप तारीख को देखेंगे तो उनके अपने अदवार में जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है वो बड़ी मुश्किल से और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुए हैं। जबकि इसके बरअक्स जब भी डिक्टेटर आया उसने आके फौरी तौर पे सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाए। खैर, उनका तो ऑब्जेक्टिव भी कुछ और होता है, लेकिन पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं ये जब आती हैं तो इनको कम अज़ कम फौरी तौर पर आइन की ये जो शिक है, जो लाजिम और मलजूम है लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम, और फिर ये कहते भी हैं कि तमाम मसाइल जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट का अगर मौसर सिस्टम है तो वो हल कर सकता है। अब देखिए, MNA या MPA वो अवेलेबल नहीं है स्ट्रीट लाइट्स के लिए, सीवरेज सिस्टम के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, गली बनवानी है उसके लिए, सफाई के लिए। ये 5 बुनियादी काम हैं जो कि करना होते हैं लोकल गवर्नमेंट। फिर उसके बाद जो डेथ, बर्थ और डाइवोर्स सर्टिफिकेट्स की रजिस्ट्रेशन है, ये बुनियादी नौयत के अमूर है। और ऑब्वियसली अच्छा, नहीं कहने को ये छोटे छोटे काम है, लेकिन लोगों को इसके लिए बहुत ख्वार होना पड़ता है। ऑब्वियसली लोगों को इसीलिए ख्वार होना पड़ता है कि आपने लोगों को घुमाए रखा है। अब देखिए, अच्छा खासा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत सिस्टम चल रहा था, उसमें भी खलास थे जिन पर हमने इख्तियारात के हवाले से बहुत आवाज़ उठाई कि उनको बाइख्तियार बनाया जाए। उनके चेयरमैन के साथ साथ वाइस चेयरमैन का जो रोल है वो बिल्कुल नहीं था, उस पर भी हम बात करते हैं। काउंसलर्स को बाइख्तियार बनाया जाए, उस पर भी बात करते रहे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसको बाइख्तियार बनाने के बजाय उसको आप ख़त्म ही कर दें, मलिया मेड कर दें। फिर 4 मई 2019 को जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को डिसॉल्व किया गया मौजूदा 2013 को, तो उस वक्त उसके जो शिक थी, शिक 3 के तहत इसको ख़त्म किया गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस शिक को ही नल एंड वॉइड करार दे दिया। आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस एक्ट के शिक के तहत आप इदारों को ख़त्म कर रहे हैं तो उस शिक को ही नल एंड वॉइड जब अपेक्स कोर्ट करार दे देगी तो बाकी क्या बचता है। फिर दूसरी बात, ये एक सेकंड में कंप्लीट कर लूँ,
और मालूम ये होता है बादी नज़र में अगर आप देखें तो तमाम तर जो इकदामात थे वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हर तकरीर उठाकर देख रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बात करते हैं, लेकिन आके सबसे पहले जो शब खून मारा वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पे मारा। कौन से वादे याद कराएंगे? आजकल तो लोकल गवर्नमेंट सोशल सिस्टम को मीडिया हो सारी माजी की चीजें रिपीट कर करके दिखाई जा रही हैं। ट्रांजिशन प्लान के नाम पर कमेटी ताहाल 25 मार्च का ये फैसला हुआ है बहाली का। राव साहब वो और उसके बाद से अब तक आप देख लें बड़े वादे कि जिस तरह से मेयर साहब कह रहे थे कि शायद आज उम्मीद है कि ट्रांजिशन प्लान के हवाले से जो उन्होंने फैसला कर लिया है, कमेटियां बना ली हुई हैं, उस पर कोई नोटिफिकेशन दे देंगे, लेकिन आज भी नहीं आया। अब इससे ज्यादा मेलाफाइड इसको क्या कह सकते हैं कि बदनीयती पर मबनी। अच्छा जी, बदनीयती का इन्होंने जिक्र किया। बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली के हवाले से वाज़ेह तौर पर हुकूमती बदनीयती हमेशा से नजर आई, बहाली नहीं करना चाह रहे थे। आप क्या वजह समझते हैं, किस चीज़ का डर था हुकूमत को? ये मौजूदा केस में तो जी हुकूमत को ये डर है कि लाहौर से 97% जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जीते हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है, और तकरीबन 86% जो हैं वो जीते हुए पूरे पंजाब से। अच्छा, अब एक तो इनको ये खौफ है, दूसरा जो राव ने बताया है कि हमारे मुल्क में बदकिस्मती से जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा कंसिडरेट नहीं है लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ, बिकॉज जब डिक्टेटर हाँ मैं आपको सारा बताता हूं, जब आती है ना डिक्टेटर्स की गवर्नमेंट तो वो इस चीज़ को उभारते हैं, उनका अपना मतलब होता है, वो इसलिए उभारते हैं लोकल गवर्नमेंट्स को कि वो समझते हैं कि नेशनल असेंबलीज और जो प्रोविंशियल असेंबलीज है ये हमारी दुश्मन है, उनको उन्होंने कर दिया होता है ख़त्म। तो जब आती है ना ये हमारी अपना सिविल गवर्नमेंट्स, तो ये इनके लाडले बन जाते हैं MNAs और MPs। क्यों? ये जो ग्रांट सिस्टम जनरल ज़िया ने शुरू किया ना जी, जो वो मजलिस शूरा बना ली तो वो कर ली, तो उन्होंने चंदा बांटना शुरू कर दिया, वो रस्म आज तक है। इमरान खान कहता था कि जी मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, अभी अरबों रुपया शफकत महमूद और फलाने को दिया जा रहा है। लाहौर में अब सिर्फ वही जो उनके 5 बंदे हैं ना MNA MPA, 13 अरब रुपया उनको दे दिया। हाल ये है हाल मैं उसका ही बताता हूँ। अतातुर्क ब्लॉक जो बड़े सीजन पॉलिश्ड एरिया है, वेल टू डू लोगों का इलाका है, वहाँ पर सारी सीवरेज की लाइनें खोद कर दूसरी डाल दी गई हैं, और अभी तक ना तो उधर से मलबा हटाया गया, ना वहाँ से सड़क साफ की गई है, और वेस्टेज ऑफ मनी, क्योंकि आपको पता है जो लाहौर का सीवरेज का निज़ाम है, जब तक उसकी मेन नालों की सफाई नहीं होगी, वो बड़े नहीं होंगे, पंपिंग स्टेशन नहीं लगेंगे, लिफ्ट करके पानी का डिस्पोजल नहीं होगा, तो वहाँ आप करोड़ों रुपया जो है, अरबों रुपया किस चक्कर में डाल, और सारी दुनिया जो है परेशान है। तो कमिंग बैक टू द लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, और जो कानून अभी आज आप देखें, आज जो है हमें ये, जैसे मैंने अर्ज किया कि आ जाना चाहिए था, तो क्या ये आर्टिकल 6 नहीं है? ये मुल्क के साथ गद्दारी नहीं है? आइन के साथ आइन शिकनी कैसे हो रही है? आइन शिकनी के आर्टिकल 140A की सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया हुआ है 25 मार्च से कि लोकल लोगों को जो है, रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो इख्तियार दिया जाए। और अभी तक आर्टिकल 6 तब लगता है जब कोई और करे, तो जब हम करें फिर नहीं लगता। अवाम करें तो अवाम के साथ जुल्म करते जाओ, आप सिग्नल तोड़े, आइन तोड़ने वाले। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, सर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बल्दियात की बहाली के साथ अब जो सवालात जुड़े हैं कि अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे, दफातर में अगर ये चले भी जाते हैं तो फिर अवाम इनके पास पहुंचेगी अपने मसाइल के हल के लिए। तो जब वहाँ मशीनरी नहीं होगी, गाड़ियाँ नहीं होंगी, लाइट्स अवेलेबल नहीं होगी, हाथ में फंड्स नहीं होंगे, तो अवाम के मसाइल किस तरह से हल होंगे, इस पर बात होगी। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। मेयर साहब और राव दिलशाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मेयर साहब से अब हमने ये पूछना है कि जी दफातर में अगर ये चले जाते हैं तो फिर तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आने वाली है। मेयर साहब फिर अपनी जिम्मेदारियाँ किस तरह से निभाएंगे आप? देखें जी, हमें अगर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब गद्दारी नहीं कर रही आईन पाकिस्तान के साथ, और हमें ये आज नोटिफिकेशन कर देते हैं, तो हमारे पास 2 महीने और 8 दिन का टाइम है। हम गए हुए हैं, पिटीशन है हमारी कि जो हमारा टाइम ज़ाया हुआ है वो आगे चले। और परसों जो चीफ जस्टिस साहब का पिटीशन है, हमने उनसे कहना सर कम से कम हमें 25 मार्च से तो बिठाए ना, हम कुछ कर तो सके ना। कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज़ का जो होता है उसमें कम से कम 1.5 महीने लगते हैं। तो अभी जो छोटे छोटे काम है, ये सर्टिफिकेट्स वगैरह, कल मैंने कहा क्लर्क कोई दफ्तर में नहीं था, अफसर कोई दफ्तर में नहीं था, अपने जो यूसी चेयरमैन है उनको मैंने बताया कि ये करें। स्ट्रीट लाइट्स का मुझे नहीं पता, पिछले दिनों इनका 12-13 करोड़ का एक टेंडर आया था, वो आया, प्रोक्योर हो गई है या नहीं हो गई। ऑफिस में जो है ये पैच रिपेयर की क्या सूरत हाल है,
बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, और सबसे बढ़कर डाइवोर्स। मैं हर चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ कि बच्चियाँ परेशान हो रही हैं आगे रिश्तों के लिए, उनको डाइवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए। ये बेसिक काम है, हम नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैंने कल जो 1-2 अफसर अवेलेबल थे उनको कहा कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुए हैं शहर के मुख्तलिफ छोटे कामों के लिए, पैच पे वगैरह के, उनके मुझे बताएं कितनी अमाउंट का कितनी पेमेंट्स हो गई, परसेंटेज प्रोग्रेस क्या, और ऑन ग्राउंड क्या प्रोग्रेस है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इन 2 महीनों में एक टेक ऑफ कर लेते हैं, और उसके साथ अगर हमें टाइम नहीं मिलता तो फिर वही सरकारी मुलाजम को आप जाके देखें, टाउन हॉल में कल गया था, पूरा जो है ना वो एक हीप लगा हुआ है, और आपके किसी चैनल ने शायद दिखाया है, सिटी 42 नहीं, कि वहाँ पर डेंगू का सोर्स बना हुआ है मेट्रोपॉलिटन ऑफिस के अंदर। तो ये चीज़ें जो है डेंगू वाली, मैंने कल ये कहा कि आप फाइंड आउट करें हमारे पास कितने फंड्स हैं। अभी जब मैं बातें करता हूँ तो सिटी 42 तो माशाल्लाह चीफ सेक्रेटरी से लेकर क्लर्क के दफ्तर में चल रहा होता है। तो मैंने कहा कि फंड्स निकालो, उसमें कोई प्रोविजन देखें कि हम क्या ऑयल और वो सारी चीज़ें खरीद के फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफज करके शहर के अंदर स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इनको कोई होश नहीं है, ओवरफिल्ड हो गए हैं। और आपने देखा होगा लोग की घरों में जियां ले आके तो उथे लम्बे पैंदे ने बेचारे मरीज। तो ये जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स है ना ये हैं। और आपके तवस्सुत से मैं चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे ये नहीं है कि मैंने उस कुर्सी पर बैठना है। आप मुझसे बार बार फरमाते हैं कि आपको पता है लोकल गवर्नमेंट्स कैसे चलती हैं, तो सर मुझे पता है लोकल गवर्नमेंट्स कैसे चलती हैं, मैंने सारी दुनिया में देखी हैं। हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, बेसिक फैसिलिटीज, ये रोड, सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द लोकल गवर्नमेंट। इतने तो साढ़े सरकारी अफसरों को कश पै जाता, तो ऊपर जो अमीरुल मोमिनीन साहब बन के बैठे हुए हैं, इमरान साहब और हज़रत उमर रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जो मिसालें देते हैं, तो क्या है, हमने तो अवाम का खून चूस रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। राव साहब, आपने बल्दियाती नुमाइंदों को इनके पीक टाइम पे भी काम करते देखा, और अब जब ये आते हैं तो आपको लगता है कि उस तरह चल पड़े थे, हम चल पड़े। देखिए जो इनका इशू था, जिस हद तक ये कर सकते थे परफॉर्म, इन्होंने करने की पूरी कोशिश की। ऑब्वियसली उस वक्त इनके भी हाथ जो हैं वो बंधे हुए थे, बाज़ फैसले इनको भी, और ख़ास तौर पर जब 2018 में नई गवर्नमेंट आती है तो उसके बाद से तो हमने देखा कि 1 अरब 93 करोड़ की स्कीम्स गई सेक्रेटरी के पास, जो कि सेक्रेटरी ने उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देना होती है, वो नहीं दी। और उसके बाद से मुश्किलात का सामना रहा। लेकिन फिर ऑब्वियसली जब 4 मई 2019 को एक नया एक्ट आ गया, और उस एक्ट का अगर असल तो बात यह है कि अगर आपने इस गवर्नमेंट की नाअहली की कोई दास्तान रकम करनी है या कोई दास्तान लिखनी है, तो कम अज़ कम सिर्फ बल्दियाती एक्ट 2019 का जो एक्ट लाया गया था उसी को देख लें तो आपको अंदाजा होगा, बिल्कुल आपको अंदाजा होगा कि उसमें 3 मरतबा मेजर चेंजेस करने के बाद, उसको अमल दरामद कराने के बाद, अब फिर से एक नया एक्ट नया बन गया। अब मुझे बताएं कि हर जगह पे प्राइम मिनिस्टर तकरीर करते हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होगा। आपको याद है फवाद चौधरी ने भी ये बात किया है कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस ना करवाना सबसे बड़ी गलती है। और ये सियासी हुकूमतें बुनियादी तौर पर जब भी डेमोक्रेसी आती है, जमहूरी हुकूमतें आती हैं, तो जमहूरी हुकूमतें खुद जो हैं वो हम देखते हैं कि उन्होंने आमरीत का लबादा उड़ा होता है, और ये हकाइक हैं। 2009 में लोकल गवर्नमेंट खत्म हुई, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। 2015 में सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पर इलेक्शन हुए, और 2015 में भी इख्तियारात नहीं दिए गए, इख्तियारात 2017 में दिए गए। आप अंदाजा लगाएं, यानी 8 साल सिस्टम को डिफंक्ट रखा गया। तो ये वो वतीरा है हमारे यहाँ जमहूरी हुकूमतों का। बिल्कुल ऐसे। और इस बिल्कुल सही है, हम शुरू में हाथ बंधे हुए थे, मगर वो दिन भी आया अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं जो मेयर था उसको चेयरमैन बना दिया गया LWMC का, सफाई की कंपनी का। और उस वक्त की सफाई और आज की सफाई, और अभी कोई उसका वाली वारस नहीं। और आप हैरान होंगे, कल मैं दरोगे वाले साइड पे गया तो इतने बड़े बड़े ढेर हैं, और ये लाहौर में हर जगह हैं। इसी तरह पार्किंग कंपनी के ऊपर बहुत सारी शिकायत थी, पार्किंग कंपनी उन्होंने चेयरमैन बना दिया मेयर को, उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया। और सारी चीज़ें जो है ना इस तरह जा रही थी। पार्किंग प्लाजा एक बनने जा रहा था, कोर्ट में जस्टिस कुरैशी साहब के पास केस था, मैं सारी फाइल ले गया। उन्होंने कहा ओके, कॉन्ट्रैक्टर जब उसको पता होता है ना कि इधर स्टे लगा हुआ है, तो वो नहीं करते। पब्लिक वॉशरूम रीगल के अंदर, और हमने आगे ये चेंज शुरू कर दी थी। तो इन्होंने आके, हमारी हुकूमत ने कम से कम टाइम पूरा करवाया था PML में, जो उस वक्त लोकल गवर्नमेंट थी।
इन जालिमों ने तो आके तो बनी बनाए सिस्टम को जो चल रहा था उसको तोड़ दिया और आज आपके सामने पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर चीखों पुकार है। और फिर देखें जिन सूबों में इनकी अपनी और है हुकूमत के खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ टाइम भी पूरा हो चुका हुआ है, वहाँ भी इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं अभी तक। बलूचिस्तान में भी ये आप दफातर में बैठ जाएंगे, बेसाजो सामान होंगे, अवाम अगर आपके पास आती है आप फिर फॉर्म नहीं कर पाएंगे। अफसर अगर नहीं आएंगे ना, अफसरों के थ्रू हमने काम करना ना जी, नहीं आएंगे तो मुझे बड़ा क्लियरली चीफ जस्टिस ने कहा तभी आना है जब पंजाब गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी कि मौजूदा जो सिस्टम है इनको रीइंस्टेट किया जा रहा है और इनके ताबे आप होंगे। जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आता, एक टीम की हिमायत अभी तक आपको हासिल नहीं है, कोई लोग कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। नहीं जी, वो वही राव वाली बात है। मेरे पास तो अब एक ही टूल है, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जो काम नहीं करता आप उसके नाम मेरे पास ले आएं, और साथ पहले उन्होंने ये कहा कि आप उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराएं। मैं अभी CCPO के पास जा रहा हूं, आपके दफ्तर से उठ के मैं उनका पैगाम उनको पहुंचा दूंगा। मैं कहूँगी सारी लाहौर पुलिस को कह दें कि हमारे UC चेयरमैन, डिप्टी मेयर्स या वाइस चेयरमैन आता है, कोई आपका सरकारी मुलाजम काम नहीं करता तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हैं, लोग आपके पास आएंगे और वो आपके पास आकर FIR देंगे लाहौर पुलिस के पास। अब यही एक क्रिमिनल एक्टिविटी रह गई है जो चल रही है, और क्योंकि हम इसी क्रिमिनल केस है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ना, लॉ के मुताबिक ये क्रिमिनल केस होता है, तो वो आगे उसके जो नीचे असरात आएंगे वो इसी तरीके से आएंगे। अब आपको मैं क्या बताऊं कि जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि अगर 2 चीफ सेक्रेटरीज को बुला लिया गया, नए और पुराने को, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ये कहा गया हमारे सामने कि मैं तुम्हें जेल ना भेज दूं, और अगर फिर भी चीफ एग्जीक्यूटिव साहब जो हैं सूबे के, जिनको समझ ही नहीं है, मेरा ख्याल है कि क्रिमिनल और इम्प्लीमेंटेशन का फर्क है। मुझे सिर्फ आपसे राव साहब वक्त बहुत कम है, मुझे बार-बार में सिर्फ इंसाफ नहीं हमने देखा, बाकी सब कुछ देखा। बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे बार-बार कहा जा रहा है ब्रेक पे जाने का। मेयर साहब, आप लोगों के लिए काम करने के लिए तैयार हैं, आप अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। आप लोग पूछना चाह रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने माजी में देखा कि मसाइल हल हो रहे थे, कि आप बैठ के लोगों के मसाइल अभी लोग मेरे डिप्टी मेयर जो दफ्तर में बैठे हुए हैं टाउन हॉल में, जो सारे UC चेयरमैन है वो सारे आज वो शिफ्टिंग के चक्कर में, मैंने कहा कि एक दफ्तर में जो 106 इन्होंने कारपोरेशन के दफ्तर बनाए हैं, जिसका सेक्रेटरी वहां बैठा है, जिस UC का, वहां जाके आप भी जाके बैठ जाएं और फौरन रिकॉर्ड निकलवाएं, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट। और मैं बार बार कहता हूं क्यों मैं आपके पास अब जो 2 माह है उसमें आप काम करने के लिए मुतहरिक हैं। नहीं जी, दे आर इन द फील्ड। आई एम गोइंग बैक टू माय ऑफिस। चलें जी, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, हम बार बार कहते हैं कि जी वॉल्ट सिटी का अगर आप लोग जायज़ा लें तो हमेशा से शहर लाहौर का हुस्न भी इसकी वजह से जो है हमने देखा कि 4 चांद लग जाते हैं, और जितने भी सयाह शहर लाहौर का रुख करते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन हमेशा से वॉल्ट सिटी में रहती है। तो यहाँ पर नित नई चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। तो हम चाहते हैं कि आपकी नज़रों से अगर कुछ ओझल है तो आपको भी बताएं, आप भी जाके ये चीज़ें देखें, विज़िट करें, और यहाँ पर पड़ी हुई जो नवादरात हैं उनको जो है बगौर जायज़ा भी आप ले सकें। हमारी मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और आज का टॉपिक जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, जी हाल ही में दिल्ली दरवाजे के अंदर खूबसूरत क्राफ्ट हाउस बनाया गया है। ये क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें रखी गई हैं, ये हम जान लेते हैं। जो हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराना चाहूँगी, आयशा खान साहिबा ने ज्वाइन किया है, डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म एंड कल्चर वॉल्ट सिटी अथॉरिटी हैं। अपनी मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आप? थैंक यू सो मच, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, वैसे तो वॉल्ट सिटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि काबिल दीद हैं, और जब आप उनको देखने लगते हैं तो देखते ही रह जाते हैं जी। अब ये जो क्राफ्ट घर बनाया गया है, आप ही ने सारा डिज़ाइन किया है माशाल्लाह से, और मैंने देखा बहुत खूबसूरत है। किस तरह से इसका आइडिया आया? थैंक यू। हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर कामरान लशारी, ये एक्चुअली में उनका ख्वाब था। अच्छा। और वो हमेशा से चाहते थे कि यहाँ पे जब भी टूरिस्ट आएँ तो उनके लिए कोई ऐसी चीज़ हो, कोई मोमेंटो हो, कोई सोवेनियर्स हो जो उस जगह से वाबस्ता हो, और उसको वो ले जा सकें वापस एज एक यादगार के तौर पे। तो फिर ये, और ख़ास तौर पे एक हेरिटेज साइट पे कोई ऐसी जगह हो, तो दिल्ली गेट के नीचे एक बहुत आइडियल जगह थी।
तो वहाँ पे फिर हम लोगों ने काफ़ी अरसे से इसके ऊपर सोच रहे थे, काम कर रहे थे। तो अब फाइनली जाके इस महीने के शुरू में ही उसका हमने क्राफ्ट घर का लॉन्च किया। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं, मैं चाहूँगी आयशा आप ये दिखाएं भी और हम कुछ डिटेल में जानें कि इसमें आइडिया क्या था, अंदर जो सब चीज़ें रखी गई हैं उनके बारे में बताइएगा, और क्या विज़िटर्स यहाँ पर आ सकते हैं? 24 आवर उनके लिए ओपन है? जी बिल्कुल, ये ओपन है और सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ये ओपन है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जितने भी सोवेनियर्स हैं हैंडी सोवेनियर्स हैं। अच्छा। और हम लोगों ने रैक्स रखे हैं, इसमें हमारे पास बल्कि डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, जो कि एक उनमें से गुलखान ट्रक आर्ट और पॉली एंड स्टोरीज़। फिर हमने एक रैक दिया है फीमेल आर्टिजन्स ऑफ द वॉल सिटी को, और वो रैक बिल्कुल हमने फ्री दिया है ताकि जो फीमेल आर्टिजन्स हैं उनको भी हम प्रमोट कर सकें, ख़ास तौर पर जो हमारी वॉल सिटी की हैं। और जो 4th रैक है वो हमारा अपना वॉल सिटी का है, जो हमारे अपने सोवेनियर्स हैं उनको हमने वहाँ पे डिस्प्ले किया है। अच्छा, अब जो सयाह आ रहे हैं उनको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, गाइड मौजूद है जो सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर सयाहों को बताते हैं? जी बिल्कुल, हमारे जो गाइड्स हैं वो वेलकम करते हैं वहाँ पे टूरिस्ट को। और फिर उसके बाद सबसे पहला काम ही ये होता है कि सोवेनियर शॉप पे ले जाना। सही। और सोवेनियर शॉप अगर आप देखें भी तो दिल्ली गेट में सबसे पहले राइट साइड पर ही आती है, और काफ़ी अट्रैक्टिव इसीलिए, और बाहर की अरेंजमेंट्स भी सारी ऐसी ही बनाई गई हैं कि एकदम से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें कि यस व्हाट इज़ दिस। सही। अच्छा, जो गैर मुल्की से आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनका कैसा आप फीडबैक देखती हैं? बहुत अच्छा, क्योंकि अभी अभी हमने लॉन्च किया है लेकिन एकदम से इतना अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हम इसको मज़ीद राइट साइड पे जो रूम्स हैं वहाँ की तरफ भी हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। सो विद इन अ मंथ और सो हम वहाँ पर भी रैक्स ओपन कर देंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि हमारे स्कूल कॉलेजेस के ग्रुप्स भी जो हैं वो पहले तो आते ही होंगे, लेकिन कोविड की वजह से ये एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना हमने महदूद देखी। आप नहीं समझती कि इनवाइट करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को भी और उनको भी ये चीज़ें दिखानी चाहिए? बिल्कुल, स्टूडेंट्स को तो हम बहुत इनकरेज करते हैं, और हमारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी कोलैबोरेशंस हैं, हमने MOU साइन किए हुए हैं, तो आते भी हैं स्टूडेंट्स। कोविड से पहले बहुत स्टूडेंट्स आते थे और अपना बाकायदा उनका स्कूल ट्रिप होता था यहाँ के लिए। सो अब जो है ड्यू टू कोविड ऑब्वियसली थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन वी आर होपिंग कि अब और शायद बेहतर हो जाएं, अब रेगुलर होंगे तो स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएं, ऑब्वियसली विद ऑल द SOPs। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं, और अगर आप SOPs को फॉलो करते हुए चीज़ें लेके चलें। अब वॉल सिटी कुछ नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है सयाहों के लिए, लाहौरियों के लिए, जो चीज़ें प्लान है मैं चाहूँगी ज़रूर आप डिस्कस करें ताकि लोग इतनी खूबसूरती को देखने के लिए आएँ भी तो सही। जी बिल्कुल, अभी जो है हम हिस्ट्री बाय नाइट लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से हो नहीं सका था इतने अरसे से। सो अब थोड़ा सा शुक्र है कि कोविड ने भी थोड़ा सा हाथ हल्का किया है, तो अब हम इसको री-लॉन्च कर रहे हैं 23 अक्टूबर से, और वो बिल्कुल एक डिफरेंट अंदाज में हम कर रहे हैं। सो वो एक है प्रोजेक्ट। फिर हम लोग का यात्रा टूर है, भाटी मीट्स टकसाली, ये भी एक हम लोग का डिफरेंट टूर है। फिर इसके बाद और भी सरप्राइजेज़ हैं हमें, हमारे टूरिस्ट के लिए, लोकल्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए। फिर एक काफ़ी बड़ा हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं और शेयर्ड कल्चर हेरिटेज OSH के नाम से, जो कि ब्रिटिश काउंसिल के साथ हम कर रहे हैं, और उसमें हमारा यूथ काफ़ी इन्वॉल्व होगा। अगेन हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी आएंगे। सो वो हमारे वॉल सिटी में डिफरेंट वेन्यूज़ के ऊपर होगा। दैट इज़ ग्रेट। अच्छा, मुझे बताइएगा, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल है, तो पूरे शहर को तो वैसे खूबसूरती से सजाया जाता है। वॉल सिटी तो अपनी खूबसूरती की वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा जो है हम देखते हैं कि लोग बात करते हैं इस बारे में, तो क्या कुछ स्पेशल प्लान कल के हवाले से भी है? जी बिल्कुल है। जो लोकल कम्युनिटी है और हमारी सोशल मोबिलाइजेशन टीम जो है वॉल सिटी की, वो दोनों मिलके सारी स्ट्रीट्स जो हैं वो डेकोरेट होती हैं, और वो इतनी खूबसूरत होती हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं ख़ास तौर पे उनको देखने के लिए। और बाकायदा एक कंपटीशन भी हो जाता है फिर कि कौन सी स्ट्रीट सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही है इस पूरे टाइम में। सो वो सब डेकोरेट हुई है। सही। मुझे ये बताइएगा, कोई स्पेशल प्रोग्राम्स भी किए गए हैं ईद मिलादुन्नबी के हवाले से? क्योंकि हम देखते हैं पूरे शहर से लोग निकलते हैं
अपने घरों से और विजिट करने जाते हैं शहर का, तो अगर कुछ ऐसा प्लान है तो लोग वॉल्ड सिटी आ सकते हैं कोई? जी बिल्कुल आ सकते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। उनकी अपनी सिटी है, अपनी जगह है, और वज़ीर ख़ान चौक पे ईद मिलादुन नबी भी वॉल्ड सिटी करेगी, सो दे आर मोस्ट वेलकम। और उसका हिस्सा आप सभी लोग बन जी सकते हैं। बिल्कुल, इट्स सही। ओपन। अच्छा, पार्टिसिपेट भी क्या लोग कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू। चलें जी, ये भी सबके लिए है कि जी आप जाके विजिट तो करना चाहें कर सकते हैं, और इस मेलाद की महफिल का आप हिस्सा भी बन सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। मुझे ये बताइएगा, हमने देखा कि जो विजिटर्स आते हैं, चाहे वो दूसरे शहरों से आ रहे हैं, दूसरे ममालिक से आ रहे हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ख़ास तौर पर गैर मुल्कियों के लिए, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा हमारे वर्षे में अट्रैक्शन रखते हैं। तो इनको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है। जिस तरह हमने रंगीले रिक्शे देखे, बहुत ज़्यादा उनकी अट्रैक्शन थी, अब थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। नहीं, अभी भी हैं। जाहिर सी बात है कि टूरिस्ट जितना फ्लो बढ़ेगा उतने रिक्शे जाहिर बात है यूज़ होंगे। अच्छा, वीकेंड्स पे क्या लोग ज़्यादा आते हैं? वीकेंड्स पे भी आते हैं ज़्यादा, मॉर्निंग पे भी हैं। टाइमिंग्स ऐसा सच कोई वो नहीं है, क्योंकि टूरिज्म नेवर स्लीप्स, तो वो किसी टाइम पर जो रात के टाइम खूबसूरती वॉल्ड सिटी की है ना, वो दिन में नज़र नहीं आती, इसलिए मैं तो लोगों को ज़्यादा कहूँगी कि रात के टाइम ज़रूर जाते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि जो बाकी साइट्स हैं, हेरिटेज साइट्स, वो उसी टाइम सुबह के ही और सनडाउन तक ओपन रहती हैं, तो उससे पहले वो अपने इन हेरिटेज साइट्स को देख लें। और हम लोग जाहिर बात है सफाई का ये सारा इंतज़ाम देखना, सारी चीज़ें देखना, ये भी सब करते हैं हम लोग। सोशल मोबिलाइजेशन टीम भी हमारी है, इलेक्ट्रिकल भी है, इंजीनियर भी है, सो दे आर देयर ऑल द टाइम राउंड, ये लोग सारा काम। अच्छा, अब ये जो चीज़ें यहाँ पर आपने महफूज कर रखी हैं, उनकी हिफाजत भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग जहाँ कहीं पर भी जाते हैं इन चीज़ों को ज़रूर देखें, इनकी हिफाजत आप लोगों ने भी उस तरह करनी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जी बिल्कुल। जो टूरिस्ट आते हैं वो कोई चीज़ों को नुकसान तो नहीं पहुंचाते, उसके लिए क्या SOPs होते हैं? नहीं, सच कोई ऐसे तो नहीं नुकसान पहुंचाते, लेकिन ये है कि हम ये ज़रूर कहेंगे रिलेटेड टू लाहौर फोर्ट ख़ास तौर पे कि जो ग्राफिटी और ये सारी चीज़ें हुई भी होती हैं, उससे ज़रा परहेज़ करें। और ये हमारी ही हेरिटेज है, हमें ही चाहिए कि हम उसका ख्याल करें, क्योंकि आगे नेक्स्ट जनरेशन्स को हम क्या देकर जाएंगे। तो अगर हम ही नहीं रखेंगे तो वो हमसे क्या सीखेंगे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है, और हम सारे एम्बेसडर्स हैं। देखा कि छोटे छोटे इवेंट्स कराए जाते थे, मुकाबले कराए जाते थे वॉल्ड सिटी के ज़रिए तमाम, तो कुछ ये चीज़ें आपकी प्लान हैं आगे? जी बिल्कुल हैं, आगे भी फ़ोटो वॉक्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं डिफरेंट हमारे, आगे बिल्कुल आएंगे। ठीक है, मैसेज देखने वालों को क्या देना चाहेंगी आप? वेल, ज़रूर आएँ, ज़रूर वॉल्ड सिटी आएँ, विज़िट करें। अपना हेरिटेज है, अपनी जगह है, और ओनरशिप दिखाएं इस जगह को आगे से आगे बेहतर करने में। और जिन्होंने लाहौर देखना है वो ख़ास तौर पर अगर वॉल्ड सिटी नहीं देखेंगे तो वाकई आपने लाहौर नहीं देखा, क्योंकि जो शहर का हमारे असल हुस्न है वो वॉल्ड सिटी, या आपको वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा जी हमारा असल में विरसा क्या है। वहाँ ज़रूर जाइए, खूबसूरती देखिए, वहाँ पर प्रॉपर गाइड मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त आपको माहौल फराहम किया जाएगा, चीज़ों के बारे में बताया भी जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुँचा है। अपने इख्तिताम को आप अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।